हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राहुल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पटना में जो इसकी 26वीं बैठक का आयोजन किया गया है, पटना इसका राइट आंसर है। बता दें कि बिहार के पटना में अभी हाल ही में 26वीं बैठक हुई है, वो भी अध्यक्षता गृह मंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक की गई है। जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान में, अमित शाह जी हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में 26वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक के दौरान अमित शाह ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया है यहाँ पे। और बता दें कि इस मंच पर बातचीत के माध्यम से 1100 विवादों का निपटारा करने की बात की गई है। और जो इस 26वीं बैठक, जो 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक है, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष बने हैं। तो इसके उपाध्यक्ष जो है बिहार के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। तो याद रखना, बिहार आया है तो बिहार से कुछ करंट अफेयर। मिशन दक्ष ये बिहार राज्य ने शुरू किया है। और बता दें कि सरकारी नौकरी में SC, ST, EBC और BC के लिए 65% आरक्षण प्रदान किया गया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। और बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में तैयार किया जाएगा। बगहा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा, बगहा में, याद रखना। और पटना नगर निगम के कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। पटना नगर निगम ने जो कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू करने की बात की है, तो वहाँ पे ये योजना शुरू हो रही है। तो याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों, इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं है, आपको समझ में आ रहा तो जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करिए द स्ट्रीट 2.0, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, बता दूं, यदि आपको इस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तिरुवल्लुवर के जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रांस में इसका जो है अनावरण इस प्रतिमा का किया गया है। तो फ्रांस इसका राइट आंसर है। फ्रांस के सर्गी में जो तमिल कवि और दार्शनिक हैं, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के अनावरण यहाँ पर किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रांस के सर्गी में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा हमारे साझा संस्कृत संबंधों का एक सुंदर प्रमाण है। बात करते हैं तिरुवल्लुवर की। तिरुवल्लुवर एक विख्यात तमिल कवि हैं। इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे फ्रांस में किया जाएगा। इनका जो जन्म है वो मायलापुर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। और इन्हें तिरुवक्कुस के लेखक के रूप में जाना जाता है। तिरुवक्कुस के लेखक हैं ये, इन्हें इन रूप में जाना जाता है। तो याद रखना। भारत के प्रमुख स्टैचू अब याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, इनकी प्रतिमा है। ये जो है अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित है। बात करते हैं स्टैचू ऑफ वननेस की। ये आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है, जो कि ओमकारेश्वर
मध्य प्रदेश में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि हैदराबाद में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये नाद प्रभु की प्रतिमा है जो कि कैंपगोड़ा बेंगलुरु में स्थापित की गई है, तो याद रखना। और बात करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज की, ये BR अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ पीस मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारी स्टैचू। ये स्टैचू ऑफ पीस जो है वो विजय वल्लभ सुरीक्षर की प्रतिमा है जो कि पाली राजस्थान में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करता हूँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि केवड़िया गुजरात में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये भगवान शिव की प्रतिमा है जो कि नाथ द्वार राजस्थान में स्थापित की गई है। तो ये प्रमुख प्रतिमाएं थी, तो याद जरूर कर लेना, एक बार देख लेना, याद हो जाएगा एक दो बार देखने से, तो एक बार रिवीजन कर लेना अवश्य। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, INS सुमेधा किस देश के लामू बंदरगाह पर पहुँचा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, केन्या। केन्या के बंदरगाह पर, जो लामू बंदरगाह केन्या पर वहीं पहुंचा है और इसका जो नाम है INS सुमेधा है जो कि केन्या के लामू बंदरगाह पर हाल ही में पहुंचा है। 9 दिसंबर को ये पहुंचा है, याद रखना। नौसेना का यह जहाज़ है, आधुनिक हथियारों व उन्नत उपकरणों के साथ ये भरा हुआ है, लेस है। ये जाकर 9 दिसंबर को केन्या के लामू बंदरगाह पे पहुंचा है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों को मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मिशन को लेकर ये तैनात किया गया है। तो ये जो INS सुमेधा है ये नौसेना द्वारा इसे तैनात किया गया है। हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति जो हैं वो विलियम सोमाई रूटो जो हैं वो 3 दिन की भारत यात्रा पर पहुँचे थे और ये जो विलियम रूटो हैं वो भारत की पहली यात्रा की थी और इस यात्रा के दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध पर मजबूत बातचीत की है। द्विपक्षीय संबंधों पर मजबूत करने की बात दोनों ने जुटाई है, दोनों देशों ने, भारत और केन्या ने। तो याद रखना। अब आया है केन्या, तो केन्या के बारे में जान लेते हैं। केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है। केन्या के जो राष्ट्रपति हैं वो विलियम रूटो है, अभी जिक्र किया। मुद्रा यहाँ की केन्याई शिलिंग है और ये जो केन्या है ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। केन्या दुनिया का 28वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और बात करते हैं अफ्रीका में ये 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दुनिया का 28वां आबादी वाला देश, लेकिन अमेरिका का जो अफ्रीका का है, अफ्रीका के 7वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है केन्या। तो केन्या के बारे में इतनी भी जानकारी जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली में 4 दिवसीय है, ये 4 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन जो है 11 से 14 दिसंबर तक चला है, ठीक है। और इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में सरकारी नीति निर्माता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भाग लिए हैं। तो ये सब जानकारी है इस क्वेश्चन से। यशोभूम कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। बात करते हैं आयोजन की, आयोजन इसका दिल्ली में किया गया है। स्थान पूछे था, यशोभूम कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। विश्व निवेश सम्मेलन पहली बार भारत में हो रहा है, याद रखना, ये पहली बार हो रहा है भारत में। और इसका जो इस बार विषय बताया गया है वो निवेशकों को सशक्त बनाना, IPA भविष्य के विकास में आग्रही है, यह इसका विषय है इस बार। तो इतनी बातें याद रखना। 2023 के प्रमुख सम्मेलन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की,
ये 2023 में ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका भी आयोजन किया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में, इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखना, जरूर एक बार रिवीजन कर लेना। ब्रिक्स आया है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इसका जो आयोजन है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। और जो G7 शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये जापान में इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं 42 नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है। और इसका जो क्रम था ये 42वां क्रम था, ठीक, आसियान का, जो कि इंडोनेशिया में हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो किया गया वो हिरोशिमा में किया गया है, जो कि जापान में है। आप हमें यह बताइए कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया है, डेट वाइज बताइए। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी है? ये बताना है आपको कि दुनिया की जो तीसरी सबसे मूल्यवान जो तंबाकू कंपनी है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ITC लिमिटेड, ये दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। ये जो है ITC, ये जो 68.6 अरब डॉलर के बाजार पूंजी के साथ ब्रिटिश अमेरिकी टोबैको, ठीक, को पीछे छोड़कर ये तीसरे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अमेरिका की अपनी फिलिप मोरिस इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी है, जबकि अल्ट्रिया ग्रुप दूसरे नंबर पर है। ये जो अल्ट्रिया ग्रुप है ये दूसरे नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर जो है वो फिलिप मोरिस इंटरनेशनल तंबाकू कंपनी है, जो कि पहले नंबर पर है, ये अमेरिका की है। ठीक है, और जो ये ITS लिमिटेड है ये तीसरे नंबर पे है। तो ये बात याद रखना। आइए और जानते हैं। 1910 में ITC की शुरुआत होती है और इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में ये शुरू होती है। तो ये इसके बारे में कुछ रहा, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। भारतीय नौसेना के किस तट पर प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया है? प्रस्थान अभ्यास, इसके बारे में जानते हैं। प्रस्थान, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए राइट है, मुंबई में अभी हाल ही में मुंबई के तट पर प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया है, जो कि नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना ने रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के साथ मुंबई के पास 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास शुरू किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है तेल उत्पादन प्लेटफार्मों में उपायों और प्रक्रियाओं को मान करना, उपलब्ध कराना, इसका ये उद्देश्य है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी रही। आइए बात करते हैं भारत में अन्य देशों के साथ जो होने वाले युद्ध अभ्यास हैं उनके बारे में एक बार जानते हैं। संप्रीति युद्ध अभ्यास, संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति अभ्यास की बात करते हैं तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है, मित्र शक्ति। वहीं पे मित्र अभ्यास की बात करते हैं तो जो मैत्री अभ्यास की बात करते हैं तो जो मैत्री अभ्यास है वो भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार अभ्यास, जो वज्र प्रहार अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है, वज्र प्रहार। तो ये कुछ अभ्यास हैं, और भी हैं, जान लेते हैं। युद्ध अभ्यास एक अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। गरुण शक्ति की बात करते हैं, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति अभ्यास, शक्ति जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। हैंड इन हैंड अभ्यास, ये भारत और चीन के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो याद रखना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुण शक्ति, वरुण शक्ति आपसे पूछें, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किए जाते हैं।
और शक्ति की बात करते हैं, शक्ति, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखना है इतने पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, लाकाडोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जो लाकाडोंग हल्दी है इसे मेघालय का जीआई टैग प्रदान किया गया है। मेघालय इसका राइट आंसर है। मेघालय का लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ मेघालय से संबंधित है, गारो दकमंदा लरनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चुबिची, और मेघालय की जो लाकाडोंग हल्दी है इसे अभी हाल ही में मेघालय का जीआई टैग मिला है। लाकाडोंग जो हल्दी है वो करक्यूमिन पाया जाता है इसमें, जो कि प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। लाकाडोंग जो हल्दी है इसे करक्यूमिन पाया जाता है इसमें, और ये जो करक्यूमिन है ये प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करती है। गारो दमकमंदा जो है ये गारो जनजातीय द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है एक, ठीक है, गारो दकमंदा। इसे हाल ही में ये भी मेघालय द्वारा इसे भी जीआई टैग दिया गया है। बात करते हैं लारनाई मिट्टी के बर्तन। लारनाई मिट्टी के बर्तन ये जो हैं जैन ताई पहाड़ी पर पाए जाते हैं, जो कि बर्तन की काली मिट्टी हैं, ठीक है। और गारो जो चुबिची है ये चावल आधारित एक मादक पेय है, ठीक है। तो ये सारे मेघालय से कुछ जीआई टैग थे, तो याद रखना। कुछ प्रमुख जीआई टैग के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सी बकथॉर्न ये लद्दाख द्वारा जीआई टैग इसे दिया गया है। केसर, केसर ये जम्मू कश्मीर द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर काला चावल ये मणिपुर का जीआई टैग है। और बात करते हैं कोडाइक नाल मलाई पुडू, ये जो है तमिलनाडु द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। और मिजोरम का जो है पांडम, ये पांडम इसे मिजोरम द्वारा जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखना। गुलबर्गा तुअर दाल, ये जो तुअर दाल आप नाम सुने होंगे, ये कर्नाटक द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। और मिर्च रखो ये गोवा का जीआई टैग है। कालपी हस्तनिर्मित कागज, कालपी जो हस्तनिर्मित कागज है ये उत्तर प्रदेश द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। मरचा चावल, मरचा चावल का जीआई टैग बिहार द्वारा दिया गया है। बनारस का पान ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। बात करते हैं बनारस लंगड़ा आम, ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग इसे दिया गया है। बनारस का पान, बनारस लंगड़ा आम, ये उत्तर प्रदेश द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। और रामनगर जो भांटा है, बैगन है, इसको जो उत्तर प्रदेश द्वारा जीआई टैग दिया गया है। आदम चीनी चावल नाम सुने होंगे, आदम चीनी चावल एक चावल है, इसे उत्तर प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। अलीगढ़ का ताला, खूब नाम सुने होंगे, अलीगढ़ का ताला फेमस है, इसे जो उत्तर प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। बखीरा ब्रास वेयर, इसे जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जीआई टैग दिया गया है। बांदा सजर पत्थर शिल्प, इसे जो उत्तर प्रदेश द्वारा जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा अभी नगीना लकड़ी शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा, तो नगीना लकड़ी शिल्प ये उत्तर प्रदेश द्वारा इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ रहे प्रमुख जीआई टैग, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। जीआई टैग जान लेते हैं। जीआई टैग जो है एक भौगोलिक संकेतक है, ठीक है, के रूप में इसे जीआई टैग दिया जाता है। और ये जो भौगोलिक संकेतक है ये अधिनियम 2003 में आया था, और पहले जो जीआई टैग है वो 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया है, तो याद रखना अधिनियम 2003 का है और पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया है। मेघालय आया है, तो मेघालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान हैं। मुख्यमंत्री मेघालय के कॉनराड संगमा हैं, एनपीपी से पार्टी से बिलोंग हैं। और राज्यपाल जो है, जो यहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ पे जो झील है उमियन झील है, और नदी जो है कोपली नदी है। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये भी मेघालय
के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो याद रखना, राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान है और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, मेघालय के मुख्यमंत्री। तो इतनी बातें याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन, याद रखना। अभी बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट है, मोहन यादव। मोहन यादव को शिवराज सिंह के स्थान पर नया मुख्यमंत्री चुना गया है, जो कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया है, मोहन सिंह यादव को, ठीक है। मोहन सिंह यादव जो है, इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दी गई है। मोहन यादव जो है उज्जैन दक्षिण से विधायक थे और 2 इसमें डिप्टी सीएम भी इस बार चुने गए हैं। ये हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर। और मोहन यादव जो हैं वो 2013 में 3 बार विधायक बने हैं, 2013 से, ठीक है। 2018 में दूसरी बार उच्च शिक्षा मंत्री का भी ये चुनाव जीत कर आए हैं, जो ये हैं मोहन यादव। ये 2018 में दूसरी बार उच्च शिक्षा मंत्री का पद का भी चुनाव जीत चुके हैं। और 16वीं बार जो है मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का भी चुनाव इन्होंने जीता, जो कि बीजेपी को 163 सीट प्राप्त हुई हैं इस बार। तो ये बीजेपी से हैं 163 सीट इस बार प्राप्त हुई हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश से कुछ करंट अफेयर हैं, जान लेते हैं। बीरा राणा का नाम सुने होंगे। बीरा राणा जो हैं वो मध्य प्रदेश की प्रभारी मुख्य सचिव बनी हैं इस बार, और वो मध्य प्रदेश की निर्माता बुच के बाद दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी हैं। निर्मला जो बुच हैं उनके बाद ये दूसरी महिला जो है मुख्य सचिव बनी है। तो बीरा राणा इस बार मुख्य सचिव इन्हें बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दहोमा में स्थित किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की भी बात की है। और नेशनल स्मार्ट सिटी कन्वेंशन में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान इंदौर शहर को मिला है इस बार। मध्य प्रदेश को जो सीएम है चौहान, जो मध्य प्रदेश के सीएम ने चौहान ओमकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण भी किया था। और शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना भी शुरू की है। तो याद रखना, शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना भी शुरू की है। और स्टैचू ऑफ वननेस का भी अनावरण यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने उसका भी अनावरण किया है। तो याद रखना। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है और राजधानी यहाँ की भोपाल है। जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल यहाँ के गंगूभाई सी पटेल यहाँ मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और जो आप समझ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव बन चुके हैं। यहाँ की विधानसभा की सीटें 230 सीटें हैं। राज्यसभा की जो सीटें हैं 11 हैं और लोकसभा की सीटें 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और यहाँ के जो राजधानी है भोपाल है, ठीक है। और राज्यपाल जो है गंगूभाई सी पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव बन चुके हैं। तो याद रखना इतनी बातें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा किस अनुच्छेद को हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है? तो वो है अनुच्छेद 370, याद रखना, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370। इसे केंद्र सरकार ने, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने है, इसको बरकरार रखने का फैसला सुनाया है कि अब ये हटेगा नहीं, अब ये बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर की में आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है।
इसमें जो ये फैसला सुनाया गया था तब इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। ठीक में, अब ये स्थायी हो चुका है, तो ये जान लेना। ठीक है, ये संविधान पीठ जो है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजय किशन कौल और जो जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे इस पीठ में। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि ये जो अनुच्छेद है ये बरकरार रहेगा 370। ठीक है, तो याद रखना संविधान के अनुच्छेद 1 से 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग माना जाएगा और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो पूर्ण रूप से वहां चुनाव कराने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिया था। ठीक है, 5 अगस्त, ये डेट याद रखना, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा केंद्र ने हटा दिया था। ठीक है, अब वो पूर्ण रूप से बरकरार रहेगा, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024, देख लीजिए यहाँ पे डेट याद रखना, 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश भी दे दिया है। और 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ था। ये 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में शामिल हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा अब देता है। ठीक है, 370 ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, अब इसे हटा दिया गया है, तो याद रखना। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर जम्मू है, याद रखना। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं मनोज सिन्हा को बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था, तो ये डेट याद रखना। इसको 31 अगस्त 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली थी, तो ये डेट याद रखना। जम्मू कश्मीर में जो रियासी ज़िले हैं, जिलों में जो जम्मू कश्मीर का एक रियासी जिलों में 59 लाख टन अभी लिथियम के भंडार भी पाए गए थे, तो याद रखना। और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग श्रीनगर में आयोजित की गई थी, तो ये श्रीनगर से कुछ बातें थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। UNICEF यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हर प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो इस बार उद्देश्य थीम रखी गई है, फॉर एवरी चिल्ड एवरी राइट, इसका विषय रखा गया है। यूनिसेफ को अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना। और इसकी जो स्थापना हुई है यूनिसेफ की, वो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई है, इसीलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसके जो वर्तमान में प्रमुख बनाए गए हैं वो कैथरीन M रसेल इसके प्रमुख हैं। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वच्छता के उपचार को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख कार्य होता है, तो याद रखना इनका ये प्रमुख कार्य है। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, सभी लोग को पता होगा। एशिया की सर्वोच्च चोटी जो है एशिया महाद्वीप की, वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और यूरोप की सर्वोच्च चोटी वो माउंट एल्ब्रुस है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की बात आती है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी ये माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6,190 मीटर है। माउंट मैकिनले जो कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, और यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस है, तो याद रखना। और दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछे माउंट एकांगुआ, जिसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी की बात करें, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट
किलिमंजारो है जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट कोसियुस्को है जिसकी ऊंचाई 2,228 मीटर है। और अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी की बात करता हूं तो अंटार्कटिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो विंसन मैसिफ है जिसकी ऊंचाई जो है 4,897 मीटर है। तो याद रखना ये जो सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ मैंने एक बार आपको रिवीजन करवा दिया, आप खुद से एक बार रिवीजन कर लेना। तो दोस्तों ये रहे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक तो लाइक बनता है, सभी लोग पहले ही लाइक कर दें इस वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।